नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ समीना। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। मखमली आवाज़ और दिलकश अंदाज़, पुरकशिश शख्सियत। हमारे आज के मेहमान हैं पंकज उधास। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन। रेशमी आवाज, आवाज जो सहर ज़दा कर गई सुनने वालों को, आवाज जिसकी शैदाई करोड़ों में है। उर्दू से बेपनाह लगाव ले आया उन्हें गजल की हसीन दुनिया में। जिक्र पंकज उधास का। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ, मगर थोड़ी दूर साथ। पंकज उधास संगीत जगत के ऐसे जादूगर जिन्होंने अपनी आवाज से दो दिलों को प्यार करना सिखाया, दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाया। तो कभी चिट्ठी आई है गाकर अप्रवासी भारतीयों को अपने घरों की याद भी दिलाई। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। पंकज उधास की पैदाइश 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुई। शुरुआती जिंदगी भावनगर में बीती और उसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया और उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से साइंस में बैचलर की डिग्री ली। साथ ही मास्टर नवरंग से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी शुरू की। मोहे आई ना जग से लाज, मोहे आई ना, मोहे आई ना, मोहे आई ना जग से लाज। मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। पंकज जी ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस बड़े भाई मनहर उधास के साथ इंडो चाइना वॉर के दौरान दिया और गीत था ए मेरे वतन के लोगों। 1980 में उनका पहला गजल एल्बम आहट हिट हुआ। इसकी कामयाबी का आलम ये हुआ कि 2011 तक उनकी 100 से ज्यादा गजल एल्बम मार्केट में छा गई और इस दौरान उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा भी गया। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। साल 1986 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ जब उन्हें नाम फिल्म में चिट्ठी आई है गीत गाने का मौका मिला। इसके बाद घायल, मोहरा, साजन, ये दिल लगी और फिर तेरी याद आई जैसी फिल्मों ने उनकी शोहरत में और इजाफा किया। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिंदगी में मुश्किलों से सामना भी हुआ, लेकिन गजल का दामन, मौसीकी का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और इस खूबसूरत सफर में उनकी हमसफर और उनकी बेटियां उनका हौसला बढ़ाती रही। गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज हमारे बीच आने के लिए और बहुत बहुत खुश आमदीद। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आज यहाँ आपके इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आया। आप ही की बचपन से शुरुआत, चूँकि आपका ताल्लुक़ ज़मींदार घराने से रहा, तो बचपन के वो दिन याद करना चाहेंगे आज आप हमारे बीच, और ख़ास तौर से क्या उस उम्र में भी
आपको गायकी का शौक रहा? जाहिर है कि शुरुआत वहीं से है, बचपन से। बड़ा एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल जिसको कहा जाए, ऐसा एक ऐसी एक कहानी है पूरी। हमारे ख़ानदान या जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो मौसीकी से कोई ज़्यादा उनका कोई रुझान नहीं था, लगाव रुझान भी नहीं था। कभी ज़िंदगी में कभी ऐसी दिलचस्पी नहीं रही कि उसमें डिटेल में जाएं। गुरु कौन रहे आपके? मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट और आसपास के जो हालात हैं उसका असर बच्चों पे हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे वालिद बचपन में जब वो बड़े हो रहे थे और स्कूल कॉलेज जब वो गए, तो उस ज़माने में मेरे दादा, वहाँ का गुजरात का एक बहुत छोटा स्टेट है भावनगर स्टेट, तो वहाँ भावनगर महाराजा के वहाँ वो डेप्यूटी दीवान थे वो स्टेट के। तो मेरे वालिद का आना जाना था भावनगर महाराजा के पैलेस में, और वहाँ उनके जो पैलेस में आना जाना था तो उनकी मुलाकात, मेरे वालिद की मुलाकात हुई एक उस ज़माने के बहुत मशहूर बीनकार थे, वो बीन बजाते थे, अब्दुल करीम खां साहब थे, उनका नाम था अब्दुल करीम। तो वालिद साहब ने ज़िद की कि भाई मुझे ये साज़ जो है मुझे सीखना है। तो वो खां साहब ने समझाया कि भाई आप तो दीवान साहब के लड़के हैं और आपको भाई बड़ी मुश्किल है, ऐसा तो आसानी से सीखा नहीं जाता। तो वो शाम घर आते थे शाम के वक्त, और वो अपना बैठ के मिलाते थे साज़, और अकेले बैठ के वो अपना वो कोई राग लेके बैठ जाते थे। तो हम छोटे छोटे थे तो हम सुनते थे, हमें अच्छा भी लगता था और थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा हम लोग इंक्विजिटिव भी थे कि भाई ये क्या साज़ है, कैसे बजता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ से ये शुरुआत हुई। और मेरे दो बड़े भाई हैं, मनर जी और निर्मल जी। बिल्कुल। तो मनर जी मुझसे करीब 8 साल बड़े। तो मनर जी उस दौर में स्कूल में गाते थे, बाद में उन्होंने लोकल हमारी परवरिश और हमारा बचपन जो है वो राजकोट में गुजरा। तो वो राजकोट में गाते थे, तो हम देखने जाते थे वो सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स। तो वो एक माहौल था म्यूज़िक का, और उस माहौल ने जो है कहीं ना कहीं हमें इतना ज़्यादा मुतासर किया। जब आपने ये गाने का निर्णय लिया और आपने सोचा कि मैं इसमें कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, तो वालिदैन की राय क्या थी उस वक्त? इन नॉर्मल कोर्स में समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स यही कहते कि भाई बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। जाहिर है मेरी भी कुछ वही बचपन का जो एक वही कश्मकश होती है हर बच्चे के साथ कि मैं भी डॉक्टर बनना चाह रहा था। मेरे वालिद बहुत मेरे ख्याल से ही वाज वेरी कंसिडरेट और बहुत ही सेंसिबल थे मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से। तो उन्होंने कई बार मुझे कहा कि बेटा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बेशक बनिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है। अच्छा, आप डॉक्टर बने अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर, क्योंकि शायद उन्होंने पहचान लिया था, जान लिया था कि भाई ये बच्चा जो है वो उसका पूरा वक्त कभी हारमोनियम के साथ गुजरता है, तो कभी गाते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक नेचुरल प्रोसेस था मेरे ख्याल से। वहीं पर आपने फिर शायद इंटर कॉलेज कंपटीशन जीता। जी बिल्कुल। तो वही कि एक नेचुरल प्रोसेस के उसमें कहीं ना कहीं जाके आपने जब वो कंपटीशन की बात की, उस देर तक तो मैं बॉम्बे आ गया था, स्कूल पास करके बॉम्बे आ गया था। कॉलेज मेरा बॉम्बे में, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब मेरी पढ़ाई हो रही थी तो उस वक्त मुझे इस बात का इल्म हो गया था। आपने सिर्फ गज़लों ही को क्यों चुना? ये भी जैसे मैंने कहा कि पूरी इस पे एक किताब लिख सकता हूँ, इतना सारा ये अजीब और जिसको कहें कि एक बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको दिलचस्प पूरा एक डेस्टिनी कहें, जो भी कहें, उसका एक पूरा खेल है सारा। मैं कह सकता हूँ कि एक बच्चा है जो गुजरात से आता है, जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, जो बेसिकली बचपन से हम लोग जब बड़े हुए तो सिर्फ एक ही संगीत सुना जाता था फिल्मों का या क्लासिकल म्यूज़िक था। मेरे सबसे बड़े भाई मनर जी
उन्होंने एक दो फिल्मों में गाने गाए और वो गाने काफ़ी मकबूल हुए, वो गाने लोगों ने बहुत पसंद किए। तो मेरे वहाँ एक बहुत ही बुज़ुर्ग और बहुत ही नायाब, जिसको कहे बहुत ही लाजवाब एक टीचर थे उर्दू के, वो घर पे आते थे और वो मन्ना जी को उर्दू की तालीम देते थे। तो मैं दूर बैठ के, 17-18 साल की मेरी उम्र थी, मैं बैठ के सुनता था। ख़ास वजह यही थी कि जब ज़बान से इश्क हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से मौलवी साहब को कन्विंस किया कि भाई मुझे भी आप उर्दू सिखाओ। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ बैठ के मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सुनना शुरू किया बेगम को। वो आप सोच लिए कि 17-18 साल का लड़का जो है वो बेगम अख्तर को सुन रहा है। बहुत। तो धीरे धीरे जब बेगम को सुनने लगा तो उसके बाद फिर मैंने मेहदी साहब को सुनना शुरू किया, मेहदी हसन साहब को। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद लगा ऐसा कि भाई अगर मैं कुछ करूँगा तो सिर्फ गज़ल ही गाऊँगा और कुछ नहीं। माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरती से नाम भी कमाया और लोगों को एक से बढ़कर एक गज़लें भी दी। तो कुछ एक आध रंग हम लोगों के लिए हो जाए। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। बहुत खूबसूरत। और एक ए गमे ज़िंदगी हमारे पैनल से आ रही है। ए गमे ज़िंदगी कुछ तो दे मशवरा, ए गमे ज़िंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। आपके बहुत सारे वैसे तो एल्बम्स काबिल तारीफ़ रहे। नशा एल्बम और जो आपके एल्बम्स के नाम रहे, उनके पीछे कई बार लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि आप मैखाने की बात करते हैं, आप मदरा की बात करते हैं। तो क्या गज़ल सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल। ये एक्चुअली ये अच्छा है और ये आपका इतना बड़ा चैनल है राज्यसभा और ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं मैकदिस तक सीमित रहता तो मैं आज तक तो मैं गाता नहीं, आज तक तो मैं पता नहीं कहाँ खो गया होता। खैर उसको छोड़िए, पहले एल्बम से लेके आज तक जो ये मौजू है, सब्जेक्ट है जो मैं का, शराब का, इस मौजू पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 25 गज़लें रिकॉर्ड की होंगी या 30 गज़लें रिकॉर्ड की होंगी 33 साल में। अब आप ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी का पूरा जो काम है वो तो कम से कम 500 गज़लें हैं। बिल्कुल। तो शराब पे जो गज़लों का जो नंबर है वो 10% भी नहीं हुआ। हाँ, है बिल्कुल। तो कैसे कह सकती दुनिया के भाई मैंने सिर्फ यही गाया। तो उस दौर में कोई एक बंदा होगा होशियार बहुत ज़्यादा, उसने क्या किया कि 8 गज़लें मेरे अलग अलग एल्बम से निकाली। क्योंकि मेरा पहला एल्बम 80 का एक एल्बम, एक 82 का एल्बम, एक 85 का एल्बम, ऐसे करके उन्होंने 8 गज़लें निकाली। वो निकाल के एक साथ में डाल के उस एल्बम का नाम दे दिया नशा। उसके बाद उन्होंने दूसरा एल्बम रिलीज़ किया, उस एल्बम का नाम दे दिया मैखाना। फिर तीसरा एल्बम रिलीज़ किया, उसका नाम दे दिया पैमाना। तो दुनिया सोचती रही कि पंकज उदास जो है वो शराब पे एल्बम निकाले जा रहा है, लेकिन पीपल डिडंट रियलाइज कि इनमें से एक भी एल्बम मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने आज तक कोई एल्बम स्टूडियो में जाके ऐसा एल्बम रिकॉर्ड नहीं किया है कि जो सिर्फ शराब पे हो पूरा। एक बात बताइए कि अभी आपने ये सब जो कहा, तो अब मैं आपसे एक ऐसी गज़ल सुनना चाहूँगी जो आपकी तमाम लोगों की जो धारणाएं हैं उसको ख़त्म कर दे। जी, तो कौन सी सुनाना पसंद नहीं, मैं एक नज़म के दो बिल्कुल उसका मुखड़ा आपको सुना सकता हूँ कि देखिए। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई
चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि आपके लिए आपके कुछ अपने हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। जय हो। पंकज जी उदास, उनके बारे में क्या कहें, उनका नाम ही उतना काफ़ी है। पंकज का मतलब होता है कि कमल, फूल, फूल जैसा तो उनका मन है। और उन्होंने जो चिट्ठी उनको मिली थी अभी तक उन्होंने पढ़ी नहीं, और दुनिया अभी इस इंतज़ार में कि वो कब चिट्ठी खुलेगी और कब उसे पढ़ेंगे, और सच में इंतज़ार करती है कि कब वो चिट्ठी खुल जाए, क्योंकि जब गाते हैं कि चिट्ठी आई है, लाजवाब, बहुत, और शख्सियत भी बहुत अच्छी है। जय हो। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आई एम स्पीचलेस। ऐसे बड़े महान कलाकार जसराज जी, वी होल्ड हिम इन ग्रेट एस्टिम, और जसराज जी को हम बहुत प्यार करते हैं, और सबसे पहले तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दें और अच्छा स्वास्थ्य दें। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे पंकज जी। ले रहे हुए एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। अब ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर और मारूफ शख्सियत पंकज उधास। पंकज जी, पढ़ाई के बाद फिर आप मुंबई गए, और जब मुंबई आप पहुँचे तो वहाँ पर फिल्मी दुनिया का रंग तो आप जानते ही हैं, रफ़ी साहब भी थे, किशोर साहब भी थे, और बड़े बड़े दिग्गज उस वक्त मौजूद थे। और आपकी ज़िंदगी के बारे में जो हम जान पाए वो ये रहा कि संघर्ष का एक बहुत लंबा दौर आपने देखा। याद करना चाहेंगे उन दिनों को? वो एक बहुत पुराना शेर है कि वो मेरे ख्याल से अमीर मिनाई साहब का शेर था वो, कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, वाह, रंग लाती है हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो 71 से शुरू हुआ ये मामला। 71 से लेके 1980 में मेरा पहला एल्बम आया। मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये है, सबसे पहली वजह तो ये है कि पहले शुरू में ये था कि भाई फिल्म, क्योंकि मेरे ख्याल से मीडियम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उस दौर में। मीडियम के तौर पे देखा जाए तो सिनेमा के अलावा और कोई मीडियम नहीं था। अगर आप पॉपुलर म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, या तो फिर क्लासिकल म्यूज़िक था, ज़रूर बिल्कुल था, लेकिन उसके अलावा दूसरा मीडियम था वो सिनेमा। और सिनेमा की जब हम बात करें तो उस दौर में रफ़ी साहब, जैसे आपने नाम लिए, मुकेश जी, किशोर दा, मन्ना दा, हेमंत कुमार साहब, तलत महमूद साहब, तो वो एक ऐसा वक्त था कि एक से एक बढ़कर और मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स जो कि उस वक्त थे, और उनके सामने या तो उनके साथ इवन टू थिंक के compete करना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो उस दौर में मैंने सोचा कि ताकि गज़ल, और गज़ल से मैं कुछ ज़्यादा ही वाबस्ता था, गज़ल से लगाव भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि गज़ल गाना वो मेरे लिए बेहतर है। और कहीं ना कहीं आई वॉज फ्रेंकली स्पीकिंग, कहीं ना कहीं मैं गज़ल गाने में ज़्यादा कंफर्टेबल था। बिल्कुल। आई वॉज नॉट एज कंफर्टेबल सिंगिंग समथिंग एल्स। बट ये था कि गज़ल के लिए उस दौर में उतना स्कोप नहीं था। तो एक स्ट्रगल ये था कि भाई गज़ल गाना है, लेकिन कैसे गाएंगे, क्या उसको उसके लिए आउटलेट तो कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे छोटी महफिलों में गाना शुरू किया। 20, 25, 50 लोग सुन रहे हैं, जो उस ज़माने में भी सुनने वाले थे लोग। और उसके बाद ये हुआ कि हम गज़लें रिकॉर्ड करें, लेकिन जो रिकॉर्ड कंपनीज उस दौर की थी उसमें एक ही रिकॉर्ड कंपनी थी, गिनी चुनी। बिल्कुल। तो एक जो कंपनी थी उनके पास इतना ज़्यादा काम था कि उनके पास समय था ही नहीं नए लोगों के लिए। तो बड़ी कोशिश चलती रही। 75, 76 में वहाँ तक
कि मैं इतना मायूस हो गया, और जिसको कहे कि मैं हार गया, आप कह सकते। होता है, हर एक इंसान के साथ होता है कि ऐसा लगा कि अब क्या, सामने ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं दिख रहा है, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए। तो उस दौर में मैं चला गया कनाडा और अमेरिका। तो वहाँ मैंने 1 साल बड़ा स्ट्रगल किया, अच्छा, ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मैं वहीं रह जाऊँ, कुछ कर लूँ। बट ये है कि जो मौसीकी, जो लफ्ज़ों की कशिश, ये इससे कितना दूर रह सकता मैं। बिल्कुल। और यही वजह रही कि आप फिर इसमें रमते चले गए। मैं सोच रहा था कि भाई ये भी कर लूँ, लेकिन ये है कि भाई शाम होते होते यही होता था कि बाजा है और मेरे सामने कुछ अल्फाज हैं, उसको या तो मैं कंपोज कर रहा हूँ या गा रहा हूँ, जो भी है। तो आखिर में ये हुआ कि कनाडा में मैंने कुछ 1-2 प्रोग्राम किए, हाँ, तो धूम मच गई। तो 1-2 प्रोग्राम से फिर प्रोग्राम करते गया, तो आखिर में ऐसा हुआ कि मैं लोकली पॉपुलर हो गया कनाडा और अमेरिका। ओहो, और काफ़ी सारे मैंने प्रोग्राम्स किए, और लोगों ने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। तो इस बात को लेके 76 के एंड में, 77 जनवरी में मैं वापस आया। तो कुछ एक आध रंग हम लोगों के लिए हो जाए। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो अब आप हमें वो ज़रूर सुनाइए, एक तो आहिस्ता आहिस्ता और एक के घुंघरू टूट गए। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, ब्यूटीफुल। कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। पंकज जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल ना देता तो जान चली जाती। ऐसे बहुत से कलाकार होंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका खूब नाम है, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे पंकज जी जैसे, जो अपना जीवन सेवा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा लगाते हैं। पंकज भाई, आपसे हमारे बड़े पुराने संबंध हैं और ये हमेशा रहेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और हम आपके फ़ैन हैं, इसलिए कि आप कमाल की शख्सियत हैं, कि हम लोगों की बहुत प्यारी दोस्ती है और इसको नज़र न लगे। आम आदमी अगर इस देश का गज़ल किसी की गुनगुनाता है तो पंकज उधास जी आपकी गज़ल गुनगुनाता है। पंकज जी, आप जो गज़ल पढ़ते हैं उसको जीते भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप गज़ल सिर्फ गाते हैं, वो आप में के अंदर हमने वो दर्द भी देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी मैंने देखा है कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें इंसानियत के लिए और मुल्क के लिए कोई कार्यक्रम हो, और तो आपने अपने कई प्रोग्राम को छोड़कर मुल्क के लिए काम किया है और भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है। और मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी और आपकी दोस्ती है, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं पंकज उधास का फ़ैन भी हूँ और पंकज उधास का दोस्त भी हूँ। आप लंबे समय तक इस देश की सेवा करें, और आप अच्छे गज़ल गायक भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, वंडरफुल। मैं यही कह सकता हूँ कि टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। इतने सारे अच्छे लफ्ज़ों के लिए, अल्फाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
चलते चलते पंकज जी कोई एक आपकी पसंद का फिल्मी गीत ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। पंकज जी आज आप आए और हम लोगों को इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई समीना जी, और राज्यसभा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नायत बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।